Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, on the border region of Germany and Japan, we will not allow any damage being done to your country from our soil. शर्म आनी चाहिए इनको कि हम एक टेप पर करते जाने जाते हैं जब तक गोली नहीं देंगे मैं बैठूंगा कप्तान की क्या फिसली जबान, तनकीद का आ गया तूफान। वजीर आजम ने हमसाया मुल्क करार दे दिए जर्मनी और जापान। पाकिस्तानी सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का भी बयान। अपोजिशन ने कस ली तनकीद के तीरों की कमान। कौमी असम्बली का ऐवान फिर बना जंग का मैदान। मुराद की तकरीर के दौरान शोर मचाते रहे अपोजिशन अरकान। गो बेबी गो और नो बेबी नो के नारे, एजेंडे के कागजात भी फाड़े। हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं। बिलावल हादसाती चेयरमैन बना हुआ है। शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में रहकर भी आप उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले। वज़ीर आज़म ने मुल्क को बदनाम किया। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगा दिया। हिना रब्बानी खार कहती हैं ईरान में जाकर अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ अहमकाना है। अपोजिशन ने की तनकीद के तीरों की बौछार तो मुराद सईद ने भी किया जवाबी वार। बोले बिलावल भुट्टो दुश्मन की जुबान बोल रहा है। ठीक एहतसाब हो तो बिलावल को ऑक्सफोर्ड की फीस वापस करना पड़ेगी। वो नालायक और हादसाती चेयरमैन है। सैलरी लेता है और आज घोस्ट एम्प्लॉई बनाता है। बिलावल को फिर मिल गया चढ़ाई का बहाना। वजीर आजम को बना दिया तनकीद का निशाना। बोले हमारा वजीर आजम समझता है जर्मनी और जापान की सरहद मुश्तरक है। ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिला मिले तो ऐसा ही होगा। वजीर आजम पार्लियामेंट में घोष मुलाजिम है। मरियम नवाज कहती हैं दूसरे मुल्क में बैठकर अपने वतन को रुस्वा करने की मिसाल नहीं मिलती। जरा सोचिए ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोचती होगी। पाकिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम की जानिब से लंदन में तकरीब। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह की शिरकत। शुरका की जानिब से दिल खोल कर ट्रस्ट को अतियात। गजाली ट्रस्ट जैसे इदारे पाकिस्तान में बच्चों की तालीम और तरबियत पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। शुरका का इजहार ख्याल। रॉस्टेल टाउन हॉल के बाहर फलाही तंजीम का कैंसर से मुतालिक आगाही कैंप में रॉस्टेल काउंसलर मोहम्मद जमान और रुकने पार्लियामेंट टोनी लाइट का कैंप का दौरा। तंजीम की कोशिशों को सराहा। कैंप का मकसद कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला लोगों को सपोर्ट फराहम करना है। ईस्टर की मुनासबत से लाइस्टर के ऑल सेनेट चर्च में दुआया तकरीब। पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी की मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत। शुरका की श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत। लवाहिकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लंदन में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में 60 सेकंड पर मबनी फिल्म्स की नुमाइश का इनेकाद। पाकिस्तान समेत 50 ममालिक के नौजवानों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाई गई फिल्म्स नुमाइश के लिए पेश की गईं। शायकीन ने बेहद सराहा। भारत में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। 15 रियासतों के 116 हलकों में वोट डाले गए। गुजरात, आसाम, बिहार, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के अहम हलके भी शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। मकबूजा कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद इलेक्शन के खिलाफ हड़ताल। पोलिंग स्टेशन सुनसान रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि जुबान क्या फिसली, हंगामा हो गया। वजीर आजम इमरान खान की ईरान में स्लिप ऑफ टंग, ऑपोजिशन को चढ़ाई का मौका मिल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कप्तान पर तनकीद के तीर चला दिए। ट्विटर पर लिखा, हमारे वजीर आजम समझते हैं कि जर्मनी जापान की सरहद मुश्तरका है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। हिना रब्बानी खर ने इमरान खान का बयान अहमकाना करार दे दिया। वजीर आजम को स्टेट अफेयर्स पर ट्रेनिंग लेने का मशवरा भी दे डाला। कप्तान के खिलाड़ियों ने भी अपने लीडर का खूब दिफा किया। कौन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। On the border region of Germany and Japan, on the border region of Germany and Japan. वजीर आजम इमरान खान की स्लिप ऑफ टंग पर ऑपोजिशन को चढ़ाई का मौका मिल गया। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आए, फिर अपने आप को इलेक्ट करा लें। बिलावल भुट्टो ने कमान से तनकीदी तीर निकाला और सीधा कप्तान को दे मारा। ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा, हमारा वजीर आजम समझता है जर्मनी और जापान की सरहद मुश्तरका है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। बात यही खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक वजीर खारिजा हिना रब्बानी खर ने भी इमरान खान के बयान को आड़े हाथों लिया। हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यू आर योरसेल्फ, जो सबसे बड़ा केस आपके खिलाफ बना हुआ है। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आए, फिर अपने आप को इलेक्ट करा लें। बट जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, प्लीज डू नॉट एम्बैरेस दिस कंट्री एनी फर्दर। पीपल्स पार्टी की तनकीद बढ़ी तो खिलाड़ी अपने कप्तान के दिफा के लिए मैदान में आ गए। वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने बिलावल भुट्टो को तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि हादसाती चेयरमैन साहब, इमरान खान ने कहा कि जर्मनी और जापान हमसाया है। वजीर आजम ने तो दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स पर सनती जोन बनने की बात की है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने भी बिलावल का ट्विटर पर घेराव किया। कहती हैं बिलावल की सियासी फिल्म स्क्रीन पर आने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। असल मौजू को सियासी नंबर स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और काबिले मजम्मत है। शीरी मजारी ने कौमी असम्बली में कप्तान का दिफा करते हुए कहा, वजीर आजम की जुबान फिसली, ऑपोजिशन आधी बात बता रही है। इमरान खान जर्मनी और फ्रांस की बात कर रहे थे। सबको पता है स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। आधा फिक्रा बोलने का, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स, प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया। शेरी मजारी का मजीद कहना था, ऑपोजिशन नॉन इशू पर सियासत कर रही है, जबकि मौजूदा हालात में ऑपोजिशन के संजीदा रवैये की जरूरत है। इमरान खान के एक बयान से अपोजिशन हैरान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कप्तान पर चोट कर दी। बोले, ऐसा ही होता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर लोगों को दाखिला देती है। पीटीआई और पीपी की लफ्जी झड़पें, देखिए इस रिपोर्ट में। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War. वजीर आजम के एक बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की तालीमी काबिलियत पर सवाल उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तंज करते हुए ट्विटर पर लिखा, ऐसा ही होता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर लोगों को दाखिला देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये बयान खिलाड़ियों को नागवार गुजरा और फौरी रद्द अमल देते हुए वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कुछ यूँ लिखा, जब किसी ने करप्शन के पैसे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो तो ऐसे ही होता है कि अब्बू फुप्पो अंकल्स की लूटमार नजर नहीं आती। बिलावल ने पाकिस्तान के गरीबों के बच्चों की फीसों के पैसे पर तालीम हासिल की। डिग्री पर बहस चल निकली है तो क्यों ना कुछ जिक्र पीपल्स पार्टी के ही साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी का हो जाए, जो कहते हैं डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली। डिग्री होती है, चाहे थर्मामीटर का हो या यूनिवर्सिटी का। डिग्री डिग्री होता है, वो असली हो या जाली हो। एक बयान से ऐसा तूफान बरपा हुआ है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कौमी असेंबली ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी उखाड़ा बन गया।
ट्विटर सारिफीन इमरान खान के साथ कैसे दो हाथ कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। Until after the Second World War, they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, on the border. वज़ीर आज़म का ये बयान सोशल मीडिया की भी ज़ीनत बना हुआ है। ट्विटर सारिफीन जहां इमरान खान के बयान पर दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं, वहीं ऑक्सफोर्ड में हासिल की गई तालीम पर भी चुटकियां काट रहे हैं। एक सारिफ ने तो इमरान खान को आइंस्टाइन करार दे दिया और सवाल उठाया कि क्या वो वाकई ही ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। ट्विटर पर ही एक शख्स लिखता है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फख्र का लम्हा होगा, क्योंकि उनके साबिक तालिब इल्म ने दुनिया को नए तरह से डिजाइन कर दिया है, जहां जर्मनी और जापान की सरहदें मुश्तरका हैं। एक सारिफ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, नए पाकिस्तान के ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता वजीर आजम को मुल्कों के हवाले से मालूमात ही नहीं। दूसरी जानिब लोग मुख्तलिफ अंदाज में जापान और जर्मनी को हमसाया बनाने में भी मसरूफ हैं। किसी ने नक्शा तय करके दोनों ममालिक को जोड़ दिया, तो किसी ने तो साबिक जर्मन आमिर को बर्लिन टोक्यो LOC का इफ्तिताह करते भी दिखाया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाकिस्तान के देही इलाकों में बच्चों की तालीम शहरी इलाकों के मुसावी ज़रूरी है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम गजाली ट्रस्ट ने इस मकसद के लिए लंदन में एक तकरीब सजाई, जिसमें मारूफ शायर वसी शाह और अमजद इस्लाम अमजद ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने दिल खोलकर हज़ारों पाउंड्स अतियात दिए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के मकामी होटल में मारूफ पाकिस्तानी फलाही तंजीम गजाली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग तकरीब सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह थे, जिन्होंने खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर मुकर्रीन ने पाकिस्तान के दही इलाकों में लाखों बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हुकूमती इकदामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि पंजाब समेत दीगर सूबों के रिमोट इलाकों में तालीमी मियार काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के दही इलाकों में काम कर रहा है। अब तक हम 700 स्कूल बना चुके हैं, जहाँ पर तकरीबन 1 लाख बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे सब आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्हें स्कूलों में लाने की जरूरत है शदीद में। जैसे आप सबको भी पता है, बहुत सारे और यहाँ पे आज लोग मौजूद हैं जिन्हें पता है। मैं खुद तालीम से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे जुनूबी इलाकों में हम तालीम और तरबियत का काम करते हैं। सो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगी और चाहती हूँ कि आज इस हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं और जो हमें देख भी रहे हैं, वो जहाँ पर भी हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में हमेशा किसी भी चैरिटी के लिए, स्पेशली जो एजुकेशन के लिए काम करती है, उन्हें ज़रूर खड़े होना चाहिए। इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैदान में आना चाहिए, और क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का बहुत ही बुरा हाल है, तो उसमें ये एक उम्मीद का दिया है गजाली एजुकेशन। और आज हम लोग इसी सब एम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि गजाली एजुकेशन को हम प्रमोट करें और हम सब दिल खोल के अतियात दें, ताकि हमारे मुल्क में जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। गजाली फाउंडेशन वो एजुकेशन ट्रस्ट है जो पाकिस्तान में गांव-गांव जाके एजुकेशन रूरल एरिया पे चला रहा है, जहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कम एक टोकन नुमा फीस है, वो भी इसलिए कि माल मुफ्त दिल बेरहम वाली हैसियत ना हो जाए, क्योंकि जब इंसान को आसानी से कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो वो उसकी हैसियत खो देता है, उसको जो है वो अपने लिए एक आसान चीज़ समझता है, उसको वैल्यू नहीं दे पाता। और गजाली एजुकेशन ना सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तान में, बल्कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख के बच्चे हैं, वो माशाल्लाह आ रहे हैं और बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ कदम आगे बढ़ाइए। तकरीब से ट्रस्ट के चेयरमैन सुहेल ज़रार और मरूफ साइकोलॉजिस्ट नीलम फुआद ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए काम ही असल में सदका जारिया है। पसमानदा इलाकों में लोगों को इल्म की रोशनी देना ही हकीकत में सबसे अजीम मकसद है। पाकिस्तान में गजाली ट्रस्ट की काविशों से कैम्प किए गए 700 स्कूलों में हज़ारों की तादाद में दही तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन तालीमी अदारों में असातिज़ा की शदीद कमी है।
مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غزالی ٹرسٹ کی کاوشوں سے قائم ہونے والے 700 اسکولوں میں ہزاروں کی تعداد میں دیہی طلبہ زیر تعلیم ہیں. ان تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی شدید کمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو چیریٹی کے پروگرام ہیں یہ بہت ہی پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ہماری کمیونٹی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے, کیونکہ پاکستان جیسا جو ملک ہے اسے ہمیشہ جو ہے وہ ہم جو یو کے میں رہتے ہیں ان کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ 92 نیوز کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ جو غریب اور جو نادار بچے ہیں ان کے مستقبل کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. جو بچے اسکولوں نہیں جا سکتے تھے ان کو ان کے گھر ڈور اسٹیپ پہ تعلیم کی سہولیات مہیا کر رہا ہے, اور خاص کر جو معذور بچے ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب اسکولوں کے اندر وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ایسے ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں, دیہاتوں کے اندر گاؤں کے اندر تعلیم مہیا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور غزالی ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ایک پڑھا لکھا پاکستان بنائے. آج جو ہم نے تقریب منعقد کی ہے اس کا مقصد غریب اور نادار بچے جو خاص کر پاکستان کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے امداد جمع کرنا ہے. یہ ادارہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ 1995 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور صرف 22 سال کے قلیل عرصے میں آج ماشاءاللہ 700 اسکول ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں اور 5000 سے زیادہ اساتذہ ہیں. ان سب کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور ٹیلنٹ ہنٹ کیا جاتا ہے. پورے پاکستان سے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اقلیتی برادری میں بھی ہمارا کام جاری ہے. ہم جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے جو دیہی علاقے, پنجاب کے دیہی علاقوں میں ہمارا کام بہت ہے, سندھ میں ہے دیہی علاقوں میں. ہم نے رورل ایریا کو اسی لیے چنا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بڑے شہروں میں تو لوگ بچوں کو تعلیم مل ہی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے, لیکن اگر دیہی علاقوں میں کام کیا جائے اس سے ہم پاکستان کے اس نیگیٹو امیج کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ پاکستانی کتنی محنت ور قوم ہے اور کتنی محبت کرتے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امجد اسلام امجد نے کہا کہ تعلیم سب کا مساوی حق ہے اور انہیں خوشی ہے کہ غزالی ٹرسٹ جیسے ادارے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر نجی طور پر بہترین کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں شمولیت کی بنیادی وجہ بھی غزالی ٹرسٹ کے تعلیمی منصوبے ہیں. اس موقع پر وسیع شاہ اور امجد اسلام امجد نے تقریب کو شعر و سخن سے معطر کیے رکھا. تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم, کسی آنکھ میں نہیں ہے کہ غم, تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم, تجھے زندگی نے بھلا دیا, تو بھی مسکرا. وسیع شاہ نے اپنی شاعری سے سما باندھ دیا جسے حاضرین نے بے حد سراہا. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہے, ہم ہیں جی, کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہے, ہم ہیں. تقریب کے اختتامی مرحلے پر امجد اسلام امجد کی سوانح عمری نیلامی کے لیے پیش کی گئی جس سے حاصل شدہ رقم غزالی ٹرسٹ کو عطیہ کر دی گئی. پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم عام کرنا نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں تو تعلیم کے لیے بہترین کام ہو سکتا ہے. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان 92 نیوز لنڈن. روچڈیل ٹاؤن ہال کے باہر فلاحی تنظیم میک ملن کینسر سپورٹ نے آگاہی کیمپ لگایا جس میں شہریوں کو کینسر جیسی موذی مرض سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اور علاج معالجے سے آگاہ کیا گیا. مزید تفصیلات دیکھیے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. روچڈیل ٹاؤن ہال کے باہر میک ملن کینسر سپورٹ کے کارکنوں نے آگاہی کیمپ کا اہتمام کیا جس میں کارکنوں نے مختلف ذرائع سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچنے اور اس کے علاج معالجے کے لیے آگاہی فراہم کی. اس موقع پر روڈ شو میں کارکنوں نے پمفلٹ اور بروشر اور دیگر معلوماتی مواد تقسیم کیا. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کینسر ایکسپرٹ ٹیم کا کہنا تھا کہ کیمپ لگانے کا مقصد ان لوگوں کو کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا لوگوں کو سپورٹ فراہم کرنا ہے. We're here today outside Rochdale Town Hall to bring support and information to people who are affected by cancer, and that can be affected by cancer because they've had cancer themselves. They may be a relation of somebody who's had cancer. There may be somebody who's lost someone close to them with cancer. We've had people on today with
that have lost a child to cancer and they just need some information, support and a bit of chance to talk about what they've been through. So we've got information and support about all different types of cancer so that the people can pick up leaflets, they can ask us questions and we're happy to answer anything to do either with cancer itself, people who are worried that they might have a cancer diagnosis, reassuring people who've been scared by the idea, who show us something that doesn't turn out to be a cancer. Sometimes we encourage them to go to the doctors, go onto our website where they can get more information, and we're here to talk about signs and symptoms, eating healthily, and health promotion to try and prevent a cancer diagnosis in the first place. कारकुनों का कहना था कैंसर का शिकार खवातीन के लिए ऐसी मालूमात का हसूल इंतहाई जरूरी है. In Rochdale, giving people helpful advice. I know from personal experience when they looked after someone who's very close to me during her dying days, how important it has to have sympathetic people who understand what cancer's all about. It's also worth remembering that, of course, for many people, cancer is survivable, and Macmillan nurses do a wonderful job for all of those. As an institution and as people, they really show the true value of the human spirit, the good human beings who make all our lives better. कैंप का दौरा करते हुए मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लाइट ने मैकमिलन कैंसर सपोर्ट की इस कोशिश को बेहद सराहा. हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए और अगर किसी को किसी किस्म का शुबा है ब्रेस्ट कैंसर का या किसी किस्म का, तो उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाएं. फलाही तंजीम के कारकुनों का कहना था कि इस तरह के कैंप्स में हमें जरूर आना चाहिए, इससे बहुत मुफीद मालूमात मिलती हैं. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल. ईस्टर की मुनासबत से लिसेस्टर के ऑल सेनेट चर्च में दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी ने मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की. पाकिस्तान की सलामती और श्रीलंका में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के लिए दुआ की गई. तकरीब का मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में. क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार नहायत अकीदत व एहतराम से मनाती है. लिस्टर में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ईस्टर के मौका पर तुलुए आफ्ताब के साथ ही मजहबी त्यौहार का आगाज गीत से किया. इस दौरान पास्टर सनी जॉर्ज ने शुरका पर पाक पानी छिड़क कर बरकत को तकसीम किया. पास्टर सनी जॉर्ज और रिफत जावेद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ईस्टर के मौका पर श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हुए लवाहिकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. ईस्टर यानी कि मसीह यस्सु के पुनरुत्थान का पर्व, और जिसको उर्दू में ईद फसाह भी बोलते हैं, खुदावंद यस्सु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होने का त्यौहार है. किस प्रकार से जो रोशनी है वो जुल्मत पर, अंधेरे पर फतह हासिल करती है, और किस प्रकार से आशा निराशा को शिकस्त देती है. हम जानते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में अमन और अमान को खतरा है. आज जब हम बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं, उसी खुशियों में हम अपने उन बहन भाइयों को जो श्रीलंका में आज जिन्होंने अपनी जान का नजराना अदा किया है, हम उनको भी नहीं भूलना चाहते. हम उनके दुख में, उनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि हमारा अमन का शहजादा जिसके जी उठने की खुशी हम मनाते हैं वो उन लोगों के भी साथ हो, और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें खुदावंद अक्ल, समझ और दनाई दे. मैं दिल से अपनी तरफ से, अपने चर्च, अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत सारी मुबारक देती हूँ. कैमरामैन जावेद अनायत के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ वज़ीर आला केपी को भी तब्दील किया जा रहा है. उनका मज़ीद कहना था कि फेडरल में भी इन हाउस तब्दीली की आवाज़ गूंज रही है और शाह महमूद कुरैशी को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है. डबलिन में नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्ज़ा से बात करते उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखिए. देखें, ये तो मेरे नहीं ख्याल कि इमरान खान ये साल निकालेगा. मेरे ख्याल में बजट के बाद जो है इमरान खान साहब को या तो वो बीमारी का बहाना करके उनको जो है इलाज पर भेज दिया जाएगा, जिस तरह के होता रहा है,
اور ریپلیسمنٹ میں کس کا نام؟ ریپلیسمنٹ میں تو شاہ محمود قریشی از دا ٹاپ فیوریٹ. وہ میرے خیال میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو پیپلز پارٹی سے بھی ان کا رابطہ ہے, پھر وہ سافٹ اسپوکن ہے, پھر وہ جو ہے شائستگی کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور یہ جو گالی گلوچ والی سیاست ہے, الزام اور دشنام درازی والی سیاست ہے, اس سے بھی وہ احتراز کرتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہی پڑے گا. پنجاب میں عمران خان صاحب کا کوئی موڈ نہیں. خصوصاً پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کس کا نام سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پنجاب میں یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ پنجاب میں جا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب اور ان کی کابینہ جا رہی ہے, کیونکہ وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی طریقے سے کسی طور سے وہ ڈیلیور کر نہیں پا رہی ہے. 3 آئی جی بدل چکے اس 8 مہینے 9 مہینے میں, 3 آئی جیز بدلے ہیں, اور جس طرح سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جس طرح سے باقی چیزیں ہیں, فری فار آل ہے, کوئی حکومت کا وجود نہیں ہے. پنجاب از پاکستان. دیکھیں 2/3 جو ہے پنجاب ہے پاکستان کا. تو اگر یہ صوبہ بھی ان کی دسترس سے ظاہر ہے کہ نکلتا جا رہا ہے تو انہیں تبدیلی کرنا پڑے. اور کے پی کے کا بھی وزیر اعلیٰ وہ بھی بالکل اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ کے پی کے میں بھی اگر آپ دیکھیے گا تو لا اینڈ آرڈر بھی اسی طرح ہے, اور وہ پھر کرپشن میں بھی ملوث ہیں. محترم بی آر ٹی کا منصوبہ جو ہے 35 ارب سے 100 ارب پر پہنچ چکا ہے, اور وہاں سارے کھنڈر بنا پڑا ہے. میرے خیال میں تو ڈیفنس منسٹر صاحب کو بھی اسی کی جو ہے بھینٹ چڑھنا پڑے گا. کھٹک صاحب جو ہے, چونکہ اگرچہ کھٹک صاحب کہتے ہیں جو میں نے تبدیلیاں کی لیکن میں کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, یہ ان سے پوچھیں. بھائی اگر یہی چیز کرنی ہے تو پھر آپ کس طریقے سے جو ہے نواز شریف کو کہہ رہے ہیں یا شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 52 کمپنیاں بنائیں, اس نے اورنج ٹرین میں یہ کیا, اس نے جو ہے جنگلہ بس جسے آپ کہتے ہیں, اور پھر ٹرانزٹ جو ہے روٹ فلانا فلانا وغیرہ وغیرہ, آپ پھر کس چیز کے کرتے ہیں؟ اگر بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. ساؤتھ افریقہ کے شہر بشپ کریج کی جامع مسجد بلال میں سیاہ فام شہریوں کی لوٹ مار کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں اور دیگر مسلم کمیونٹی سراپا احتجاج بن گئی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے. مسلمانوں نے ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. افسوسناک واقعہ شب معراج کی رات پیش آیا جب نمازی جامع مسجد بلال میں عبادت میں مصروف تھے. اس دوران 3 سیاہ فام جرائم پیشہ افراد اسلحے سمیت مسجد میں داخل ہو گئے, جنہوں نے نہ صرف لوٹ مار کی بلکہ فائرنگ کر کے 3 افراد کو زخمی بھی کر دیا. واقعے کے خلاف پاکستانی اور دیگر مسلمان کمیونٹیز میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی. مسلمانوں نے واقعے کے خلاف سخت احتجاج کیا. احتجاجی ریلی کا اہتمام پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن نے کیا, جس میں پاکستانی اور مقامی کمیونٹی کے علاوہ صومالین, ایتھوپین, ملاوین اور دیگر سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی. احتجاجی ریلی جامع مسجد بلال سے شروع ہو کر سینٹرل پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. مظاہرین نے اس موقع پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف خوب نعرے بازی کی. مظاہرین نے پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر ایک مرتبہ پھر خوب نعرے بازی کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور یادداشت بھی پیش کی گئی. واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے پولیس سے مسلمان کمیونٹی کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. فوری نوٹس لیتے ہوئے پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن محکمہ لانگا نے جو ایکشن لیا اور اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹ کی پرمیشن ملی, اس میں ہم نے وائٹ ریور سے ساتھیوں سمیت پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے ساتھ مل کر بھرپور شرکت کی. اور ہمارے مسجدوں کے اوپر کسی قسم کی کرائم ایکٹیویٹی ہم لوگ بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے, اور اس کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا. 16 اپریل کو کامیاب ہم نے احتجاج کیا. تقریباً 400 سے 500 لوکل کمیونٹی کے لوگ اور پاکستانی کمیونٹی کی اور باقی کنٹریز کی کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی اور اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنایا, جس کا میں تہہ دل سے اپنی بشپ کمیونٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں.
اور یہ ایک ہم نے اگزامپل بھی سیٹ کی باقی پاکستانیوں کے لیے ساؤتھ افریقہ کے اندر کہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں. زیادہ تر لوگ مسجد سے جا چکے تھے. چند لوگ مسجد کے اندر موجود تھے جو کہ عبادت میں مشغول تھے, جبکہ چند بھائی مسجد کے صحن میں سامان سمیٹ رہے تھے. عین اسی وقت کچھ اٹیکرز نے ان پر اٹیک کیا اور فائرنگ کر کے 3 مسلمان بھائیوں کو زخمی کیا, جن میں 2 پاکستانی اور 1 ملاوین بھائی تھا. پولیس نے کیس بر وقت پہنچ کر کیس اوپن کیا, لیکن 7-8 دن سے کوئی بخاطر خواہ گرفتاری نہیں ہو سکی تھی, جس کا نوٹس پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن نیلسپیڈ یونٹ نے لیتے ہوئے ایک مارچ کا اہتمام کیا. ملزموں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے نمازیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. پاکستان تحریک انصاف ہالینڈ نے ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا. اس حوالے سے مقامی رہنما غلام حسین کیانی نے NRG نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی منتخب باڈی جلد ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گی. اوورسیز پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, جو ممبرشپ کا جو بیسک جو مقصد ایک تو میں نے آپ کو بتایا جی کہ پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ, جو کہ پارٹی کے فنڈز کا سورس جو ہے وہ جنریٹ کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے. دوسری چیز یہ ہوگی جی کہ ممبرشپ کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے الیکشنز کی طرف. چونکہ ہالینڈ کے اندر ابھی تک کوئی الیکٹڈ باڈی نہیں آ سکی تھی, اس لیے ممبرشپ ہوگی اور انہی پیڈ ممبرز کے تھرو جو ہے وہ ہم الیکشنز کروائیں گے, اور پھر الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک الیکٹڈ باڈی آئے گی جو کہ تحریک انصاف ہالینڈ کے تمام معاملات جو ہے وہ دیکھے گی. آپ کا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو کافی سالوں کا جو ہے وہ تعلق ہے, تو اب تک جو ہے وہ کیا صورتحال تھی ایز اے پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کے بارے میں؟ 2010 کے اوائل میں جی یہ سفر شروع ہوا تھا تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ. اس وقت میرے خیال میں چند گنتی کے ہی لوگ تھے جس وقت ہم نے تحریک انصاف کو جوائن کیا, اور بفضل تعالیٰ پھر ہم نے اس کو دن بدن آگے ہی لے کر گئے, اور ماشاءاللہ سے لوگ پھر آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. خان صاحب کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, سیاست کے حوالے سے PTI تھی تو PTI میں تھے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو ویلفیئر کے پروجیکٹس تھے خان صاحب کے, ایون اس میں بھی ہالینڈ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو ایونٹس تھے ان ویلفیئر پروجیکٹس کے لیے وہ ماشاءاللہ ریکارڈ پر ہیں کہ یورپ کے اندر وہ ہونے والے وہ چند ایونٹس تھے جو کہ ماشاءاللہ جنہوں نے اچھے خاصے فنڈز جو ہیں وہ ان پروجیکٹس کو پرووائڈ کیے. سری لنکا میں دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی پر پوری دنیا افسردہ ہے. یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے سری لنکن عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں 200 آدمی مارے گئے ہیں, اس کی میں شدید پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے نائب پریزیڈنٹ یورپ کا میں شدید مذمت کرتا ہوں, اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کی مزید جو ہے انکوائری کی جائے اور کڑی سے کڑی ان لوگوں کو سزا دی جائے. خوفناک واقعہ ہوا, اس کی ہم پوری زور مذمت کرتے ہیں اور قوم متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہو یا کسی انسانیت کے خلاف کوئی بھی جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں یا کسی انسانیت کا قتل کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے. دہشت گردی سری لنکا میں ہوئی ہے, ہم ایز اے مسلمان اور پاکستانی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ ایک بہت قانونی سازش ہے, کسی بھی جان کا زیاں اسلام میں اس کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے, اور اس طرح بے دڑ لوگوں کا زیاں جو اس طرح تقریباً 200 کے قریب جو لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 400-500 کے قریب زخمی ہوئے ہیں, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سری لنکا کے اندر جو انسانیت سوز اور وحشیانہ کام کیا گیا, یہ پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص جو ہے وہ قوتیں جو دنیا کے اندر امن کا پرچار کر رہی ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ آئے روز انسانی جانوں کا ضیاع اور آئے روز انسانی جانوں کو اس طرح جو ہے وہ ظلم و ستم کر کے نشانہ بنا کے اس طرح ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کہ ابھی 1-2 دن قبل سری لنکا کے اندر جو واقعہ رونما ہوا انتہائی قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. سری لنکا میں
दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, मैं अपनी तरफ से और अपनी तंजीम पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फॉर यूरोप की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस तरह के जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, अमन पसंद आवाम और अमन पसंद सियासतदानों को चाहिए कि उसकी मजम्मत करें और पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो नाम नहाद या चंद मुट्ठी भर दहशत गर्द पूरी दुनिया के अमन को तबाह करना चाह रहे हैं, उनका कला कमा किया जा सके। सबसे आइडियल पॉलिसी दहशत गर्दी के ख़ात्मा के लिए जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार की वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़या के बाद वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी को, मुसलमान बरादरी को एक पैगाम दिया, मैं क्रिश्चियन और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझती। इसी तरह जो इंसानियत के दावेदार हैं उनको ये चाहिए कि ये पूरी दुनिया में पैगाम दें कि हर चीज़ पर मुकद्दम इंसानियत है। अफसोसनाक वाक़या हुआ है श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में, जहाँ तकरीबन 200 इंसानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। हम इस अफसोसनाक वाक़े की तहरीक मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान की जानब से शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जितनी इंसानियत का उधर कत्ल हुआ है उनके दुख में, गम की घड़ी में हम बराबर शरीक हैं। इंतहाई पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ जो आज हमारे भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक़ रखने वाले, दूसरी कम्युनिटी से तल्लक़ रखने वाले जिनको आज शहीद किया गया है, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनकी फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। जिन लोगों ने आज ये जुल्म किया है, इंतहाई सफाकाना जुल्म किया है, उनको काफ़िले करदार तक पहुँचाना चाहिए। और ये किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं, ये किसी कम्युनिटी का नुकसान नहीं हुआ, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, हम उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं। श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और उसके अमन को तबाह करने के लिए, उसकी मैशत को तबाह करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। दहशतगर्द किसी भी मज़हब से हों, उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे आलम में इस इंसानी को, ख़ासकर एशिया में इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तक़वियत देने के लिए ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। हम पूरी दुनिया में, ईसाई दुनिया और ईस्टर पे जो लोग ईद मना रहे थे अपनी, उनको जो दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया है, उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर जो है वो धमाके किए गए हैं और अब तक जो इतला है तकरीबन 200 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं और ईसाई कम्युनिटी के बहुत से लोग थे। इंतहाई ये बुज़दिलाना फ़ेल है और बिल्कुल इंसानियत के मुनाफी ये काम है और हम इस काम जो हुआ भरपूर इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं और जितनी भी हुकूमतें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा है, दीगर इंसानी हुकूक़ के इदारे हैं, जितने भी मज़ाहब हैं और उनके जो पेशवा हैं, हम उनसे जो है वो पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस वाक़े को जो है वो आए दिन ऐसे मुख्तलिफ ममालिक में वाक़यात हो रहे हैं, कभी मज़हब के नाम पर और कभी आज़ादी के नाम पर इस तरह जो किया जा रहा है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी मज़हब को अगर तस्लीम नहीं करते तो उस मज़हब के मानने वालों को आप कत्ल करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ये नहीं होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस पर अपना भरपूर किरदार अदा करें। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दुबई में सजी फैशन की दुनिया दी पोश रैक नुमाइश में ज्वेलरी, परफ्यूम, कपड़े और दीगर मसनूआत शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। रंगारंग इवेंट का अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक दुबई मशरक़ वस्ता में सबसे अहम माली मरकज़ और खित्ते के महफूज तरीन शहरों में से एक है, जो अमीर गैर मुल्कियों के लिए बहुत पुरकशिश मुकाम रखता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुबई कारोबार में इमरात के हवाले से भी मिसाली शहर है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 ऐसे अमीर अफराद जिनके असासों की मालियत कम अज़ कम $1 मिलियन है 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हुए, जिससे मुकामी मईशत को फ़रोग मिला। मुत्तहिदा अरब अमारात में दौलतमंद गैर मुल्कियों की तादाद गुज़श्ता बरस 2% बढ़ी है। रिपोर्ट में इन बड़े अवामल का जायजा लिया गया है जिसके बायस ये दौलतमंद गैर मुल्की दुबई मुंतकिल हुए हैं। इनमें सलामती, जदीद तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन का आला मेयार, बेहतर तालीमी मौके और सेहत की सहूलियात शामिल हैं। करोड़पति अफराद इसलिए दुबई का रुख करते हैं कि यहाँ इन्हें कारोबार के लिए गैर मामूली इमरात, गैर मुल्की तजारत और बैनुल अक़वामी राब्ते की सहूलियात मैसर होती हैं। अलायंस एडवर्टाइजिंग और मोरंगो फिल्म की तरफ से बरतानिया में पहले 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 60 सेकंड दौरानिये की 60 फिल्मों को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में नुमाइश के लिए पेश किया गया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म्स भी शामिल की गई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में 60 सेकंड पर मबनी फिल्म्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 50 ममालिक के नौजवानों की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाई गई फिल्म्स को पर्दा स्क्रीन पर दिखाया गया। फेस्टिवल का एहतमाम बरतानवी इश्तिहारी फर्म अलायंस एडवर्टाइजिंग की जानिब से किया गया। नुमाइश में शामिल फिल्मों में बताया गया है कि कैसे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद के समाजी और मुआशी मसाइल यकसा तौर पर उजागर किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी फिल्में भी नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिन्हें शायकीन ने बेहद सराहा। मुख्तलिफ समाजी और इलाकाई मसाइल पर बनी फिल्मों को हाजरीन ने बेहद पसंद किया। 60 सेकंड फिल्म्स के ऑर्गेनाइजर अबरार हसन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे कबल ये फेस्टिवल पाकिस्तान समेत 7 ममालिक में मुनक़िद हो चुका है। पहली मर्तबा बरतानिया में इसका बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है, जिसका तसलसल जारी रहेगा। 60 सेकंड कॉन्सेप्ट जो है ये वैसे दुनिया में बहुत अब इसके ऊपर काम हो रहा है, और सबसे इसकी खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी फिल्म क्रू हो, आपके पास मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पास लाइटमैन हो, आपके पास वो सारी जो लवाजमात हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने एक छोटे से कैमरा के ऊपर, अभी हमने जो 60 फिल्में देखी हैं, मेरे ख्याल से उसमें से 50 फिल्में ऐसी थी जो एमेचर्स ने बनाई थी और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स थे। तो ज़रूरी नहीं है कि तो मेरे ख्याल से ये जो 60 सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है और या ये 2 मिनट कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज़ टेकिंग ऑफ जस्ट बिकॉज यू कैन ईजिली शेयर इट। आप अपनी फिल्म जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आसानी से शेयर कर सकते हैं, अपनी बात आराम से कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और इस पर और ज़्यादा काम होना चाहिए। तकरीब में शामिल प्रोग्राम की मेज़बान मिस निश्ता ने 92 न्यूज़ को बताया कि इससे कबल 60 सेकंड पर मबनी फिल्में एक खास मौजू पर बनाई जा रही थीं, जबकि इस साल ओपन कैटेगरी के तहत फिल्मों को शामिल किया गया है। देखिए, हर साल हम कॉल टू सबमिशन जारी करते हैं। हम फिल्म मेकर्स के जो फोरम हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ हमारे नेटवर्क है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। सो ये एक ग्लोबल ओपन कॉल जाती है एंड कोई भी फिल्म मेकर, किसी भी मुल्क का, किसी भी ज़बान बोलने वाला, किसी भी बैकग्राउंड का एक 60 सेकंड की फ़िल्म जो है वो भेज सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे। इस साल हमने कोई टॉपिक या थीम नहीं रखा, सो इट वाज एन ओपन कैटेगरी। सो उसमें ये हुआ कि उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिली, वो किसी भी मसले के ऊपर वो फिल्म बना सकते थे। मान लीजिए अगर आप सूडान में हैं, यमन में हैं और लड़ाई से परेशान हैं या आपकी ज़िंदगी पर उसका बहुत असर पड़ रहा है, तो आप उसके बारे में एक फ़िल्म बना सकते हैं। सो दैट हैज़ हेल्प्ड अस, दैट हैज़ अलाउड अस टू a lot of people have sent films। जी, इसमें उन्होंने फिल्में भेजी हैं और उसमें जो सबसे बेहतरीन 60 थी वो आज आप रात को देखेंगे। नौजवान फिल्म साजों, रॉयटर्स और शायकीन ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फिल्मों में मुख्तलिफ तहजीबों के तारीखी पहलुओं के अलावा सियासत, तहजीब और तमद्दुन को भी आश्कार किया गया है। I really enjoy it. It goes very fast. So, you know, a lot of festivals you'll have shorts which are 20 minutes long and you might sit there for 4 hours for a program of shorts. So it's really nice. It goes by really fast and it's really, you get so many different flavors in an hour. 60 seconds is definitely enough time to show a very, very powerful message. If I were to make one myself in the future, because obviously I'm young and I have time, I would probably make something about climate change because it's a very important subject at the moment. I think it's really interesting, obviously, to deliver
a powerful message in 60 seconds. It's a hard job, I think, for any director or producer to come up with an idea and transmit that idea within 60 seconds. And I think that actually quite a lot of the films that were filmed today, that were shown today, they achieved that, and they had a really powerful message. I particularly liked the one about obviously the child putting the bread into the TV, and that was one of the last ones shown and obviously stayed in my mind. I liked the one from Nepal where the child is offering water to I don't know if it's a gangster or a soldier, and that was also very, very powerful. There were some very powerful messages there. There was also some fun movies, which just 60 seconds of comedy. It's good to put that through as well. So I think for a first festival it was amazing. ये हम पिछले 7 साल से फेस्टिवल कर रहे हैं. पाकिस्तान से शुरू हुआ था ये फेस्टिवल, जिसने उसके बाद बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल किया है, लेकिन हम पहली दफ़ा लंदन में इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से पहली नहीं होगी. इसके बाद भी हम काफ़ी स्क्रीनिंग करेंगे. इस फिल्म फेस्टिवल की बुनियादी मकसद ये था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे यंग लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहानियाँ, अपनी सोच, अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सकें. शुरका का कहना था कि इस नुमाइश के जरिए नौजवानों की न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया गया है, बल्कि उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए मौके भी फराहम किए गए हैं. लंदन में होने वाले 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा पैगाम देने के लिए कोई लंबी चौड़ी फिल्म ही बनानी पड़े. अच्छे से अच्छा मैसेज भी 60 सेकंड में दिया जा सकता है. साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन. इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही. मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv. तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK.